देखो, मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। राम सिंह आंखों में आंसू लिए अपनी बीवी की जान बचाने के लिए बड़ी ही तीव्र स्वर में विनती करता है। ये कहानी है राम सिंह और उसकी पत्नी ललिता की, जो हाल ही में बुरहानपुर रहने आए हैं। इस बीच ऐसा कुछ हो जाता है जिससे राम सिंह के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या है ऐसा आखिर? राम सिंह किसके आगे इतना गिड़गिड़ाता है और क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं कनिका बंसल आज फिर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा, घोला, जिसकी राइटर हैं नेहा कुलकर्णी। ये कहानी है राम सिंह और उसकी पत्नी ललिता की। बुरहानपुर में स्थित अदागांव इलाके में एक कब्रिस्तान हुआ करता था। राम सिंह उस कब्रिस्तान की चौकीदारी किया करता था। हाल ही में उसकी वहां नई नई नौकरी भी लगी थी। बड़ी मिन्नतों के बाद उसे उस नौकरी पे रखा गया था। राम सिंह बेहद ही वफादार आदमी था और अपनी पत्नी के साथ कब्रिस्तान के पास छोटी सी कुटिया में रहा करता था। महीने के शुरुआती 15 दिनों में वो दिन में चौकीदारी किया करता था और बाकी के 15 दिन रात में। राम सिंह हमेशा ही हर जगह दिन की ड्यूटी करते आया है, लेकिन इस बार इस नौकरी में नाइट ड्यूटी की शर्त होने के कारण ललिता बेहद परेशान और चिंता में आ जाती है। सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, आप कोई दूसरी नौकरी देख लीजिए ना। ये कब्रिस्तान की ही चौकीदारी करना, और वो भी रात के वक्त, क्या ज़रूरी है? मुझे बड़ा डर लगता है। राम सिंह उसकी बात को हवा में उड़ा देता है। लो, अब इसमें डरने की क्या बात है लाली, नाइट ड्यूटी ही तो है। मैं कौन सा कब्रिस्तान के अंदर जाकर बैठने वाला हूँ? अरे गेट पर ही रहूंगा, चिंता ना की करो। ललिता ने फिर कहा, गेट पर ही रहोगे ये तो सिर्फ कहने की बात है, बस अंदर भी तो चक्कर एक बार लगाना ही पड़ता है। राम सिंह ललिता से नजर चुराकर इधर उधर देखते हुए बात करने लगता है। बोला, चिंता मत कर लाली, 15 दिन तो यूं ही बीत जाएंगे, और कब्रिस्तान का ये मतलब थोड़ी है कि कोई भूत या चुड़ैल आकर मुझे खा जाएगी। तुम भी ना। राम सिंह हंसकर बात को टाल देता है और ड्यूटी पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी अचानक ललिता उसे पीछे से टोक देती है। अजी सुनिए, मैं रात का खाना लेती आऊंगी और इसी बहाने मुझे आपकी तसल्ली भी हो जाएगी। राम सिंह सिर हाँ में हिला देता है और निकल पड़ता है। धीरे धीरे मौसम की बढ़ती ठंड होने के साथ गांव के सारे लोग दुकान बंद करके अपने अपने घर सोने चले जाते हैं। सभी बत्तियां बंद होने के साथ ही राम सिंह भी गेट का लॉक चेक करके वॉचमैन कैबिन में जाकर बैठ जाता है और ललिता के आने का इंतजार करता है। ओहो, ये ललिता भी अभी तक क्यों नहीं आई? बड़ी भूख लग रही है मुझे तो। कहा था टाइम से आ जाएगी। तभी वहां ललिता टिफिन लेकर पहुंच जाती है। कहाँ रह गई थी? कितनी जोर से भूख लग रही है, चलो अब जल्दी परोस दो खाना। ललिता घबराई आवाज में कहती है। इसी तरफ आते आते रास्ते में प्रमिला मिली थी, अपनी पड़ोस में जो रहती है। वो बता रही थी कि इस कब्रिस्तान के आसपास एक औरत की आत्मा अक्सर नजर आती है, इसीलिए दुकान वाले ठीक 9 बजे ही अपनी दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं। राम सिंह ललिता की बात पर हंस पड़ा और बोला, तुम भी ना फिजूल की बातों में आ जाती हो। ये सब तो अफवाहें होती हैं। आत्मा, भूत, प्रेत ये सब कुछ नहीं होता। अगर हर कोई मरने के बाद आत्मा या भूत बन जाता तो भला कब्रिस्तान की जरूरत ही क्या थी, और हम चौकीदारों की भी क्यों? ललिता राम सिंह की बात पर गौर करती है। ओहो, वो सब मुझे नहीं मालूम। मैं बस तुम्हें सतर्क करना चाहती हूँ, संभल कर रहना, और कोई आवाज दे बीच रास्ते में तो बाहर मत निकलना, समझे? जी मैडम जी, समझ गया। अब आप घर जाइए, वरना आपको ही पकड़ लेगी वो भूतनी। अच्छा तुम खाना खाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहकर ललिता कैबिन से बाहर चली जाती है। 5 मिनट में लाली वापस आई तो राम सिंह ने उससे पूछा, कहाँ चली गई थी? ललिता ने बताया, अरे कुछ नहीं, पर्स गिर गया था बीच रास्ते में। अच्छा सुनो, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना।
ललिता घर चली जाती है और राम सिंह ड्यूटी पे लग जाता है। रात के 12 बजे तक वो गेट पर ही कुर्सी लगाकर बैठा होता है। बाद में अपनी कैबिन में आ जाता है, तभी अचानक गेट के खुलने की आवाज सुनाई पड़ती है। राम सिंह मन ही मन सोचता है, ये तो गेट के खुलने जैसी सी आवाज है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो गेट लॉक कर दिया था और सही से चेक भी किया था। तो फिर राम सिंह जैसे ही खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करता है, खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है। लगता है बाहर तेजी से हवा चल रही है। राम सिंह खिड़की के पास पहुंचकर बाहर झांक कर देखता है, तभी अचानक उसे ललिता दिखाई देती है। राम सिंह ललिता को वहां देखकर चौंक जाता है और उसे जोर से आवाज लगाकर पूछता है, अरे तुम यहाँ इतनी देर क्या कर रही हो? घर नहीं गई अभी तक? ललिता उसके सवाल का बिना कोई जवाब दिए वहीं खड़ी रहती है और उसे एकटुक देखती रहती है। राम सिंह को उसमें कुछ बदलाव सा नजर आता है। ललिता ना तो उसे कुछ बात करती है, ना ही अंदर आती है, बस वहीं खड़ी रहकर उसे घूरती रहती है। राम सिंह खुद बाहर आने को होता है, तभी कैबिन का दरवाजा खुद ब खुद बंद होकर लॉक हो जाता है। राम सिंह खोलने की कोशिश करता है मगर नाकामयाब होता है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत की घड़ी आन पड़ी है। पता नहीं लाली को क्या हो गया है और ना जाने ये दरवाजा अपने आप ही कैसे बंद हो गया। कुछ तो बात जरूर है। राम सिंह 1000 कोशिशों के बाद दोबारा खिड़की की तरफ लाली को देखने जाता है। लाली वहां से गायब होती है। राम सिंह खिड़की से कब्रिस्तान की तरफ को देखता है, तभी उसे लाली वहां दिखाई पड़ती है। खुले बाल, लिपटी साड़ी और पैरों में पायल पहनकर छन छन करती तेजी से कब्रिस्तान की तरफ जाने वाली लाली राम सिंह की आवाजों को नजरअंदाज कर देती है। लाली, ओ लाली, अरे रुक जा, वहां क्यों जा रही है? पागल हो गई है क्या? लाली रुक, अरे वहां जाना सही नहीं होगा, बताए रहा हूं। लाली रुक जा। राम सिंह बस चिल्लाता रह जाता है और आखिर लाली कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। राम सिंह मन ही मन सोचता है, ना जाने इस लाली को क्या हो गया है। मेरी आवाज ही नहीं सुन रही और ना ही कोई बात मान रही है। अभी तो खुद ही मुझे कब्रिस्तान के अंदर जाने से रोक रही थी और अब खुद जा रही है, वो भी यूं अकेले, खुले बालों में पायल पहने। इस तरह तो मैंने लाली को कभी नहीं देखा। कहीं लाली किसी आत्मा के? नहीं, मैं भी ना क्या सोच रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो मुझे चलकर देखना चाहिए। राम सिंह लाली के पीछे कब्रिस्तान में डरते घबराते चला जाता है। वो दूर तक यहाँ वहाँ देखता है मगर लाली उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तेज चलती हवाओं में उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी अचानक से कब्रिस्तान का गेट अपने आप बंद हो जाता है। राम सिंह का गला सूखने लगता है। लगता है लाली सच कह रही थी, जरूर यहाँ कुछ तो है, वरना गेट अपने आप बंद कैसे हो सकता है। राम सिंह सोच में पड़ जाता है कि अब पीछे मुड़कर जाए तो जाए कैसे। राम सिंह सोच ही रहा होता है कि अचानक उसके कंधे पर एक हाथ आता है। राम सिंह देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां तो कोई नहीं था। राम सिंह तेजी से वहां से निकल पड़ा। साथ ही में किसी की पायल की छन छन की आवाज और एक तेज हवा का झोंका उसके पीछे चल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। राम सिंह किसी तरह बचते बचाते कैबिन में आ पहुंचता है। दरवाजे की कुंडी लगाकर खिड़की भी बंद कर देता है और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कंबल ओढ़कर सोने चला जाता है। रात भर खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाजें आती रहती हैं, मगर राम सिंह मन ही मन चालीसा का पाठ पढ़ता जाता है। अगले दिन राम सिंह को तेज बुखार होता है। वो घर चला जाता है और वहां लाली को देख थोड़ा सा घबरा जाता है। रात का किस्सा वो अभी तक नहीं भूला था। लाली, कल रात क्या हुआ था तुम्हें? तुम दोबारा कब्रिस्तान क्यों आई थी? राम सिंह ने लाली से सवाल किया।
ललिता राम सिंह का ये सवाल सुनते ही अचंभित हो जाती है और कहती है, पगला गए हो क्या? मैं भला वहां दोबारा क्यों आऊंगी? और जब मैं तुम्हें ही वहां जाने से रोक रही थी तो भला मैं ही वहां अंदर कैसे जा सकती हूँ? खुद सोचो। राम सिंह मन ही मन सोचता है, वैसे लाली की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पक्का लाली ही थी जिसे मैंने देखा था। तो फिर राम सिंह रात की घटना के बारे में सारी बात ललिता को बता देता है। ललिता घबरा जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था वहां नहीं करनी नौकरी, तुमने तो मेरी एक भी बात नहीं मानी। इसका मतलब प्रमिला ने जो भी बात कही थी वो सच है। जरूर वहां कोई आत्मा है। अब तो मैं आपको वहां बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। ललिता की इस बात को सुनकर राम सिंह भी सोच में पड़ जाता है। उस रात राम सिंह बुखार होने के कारण ड्यूटी पर नहीं जा पाता, घर में ही रुक जाता है। लाली सब्जी तरकारी लेने मार्केट चली जाती है। सुनो, मैं जरा मंडी होकर आती हूँ, घर में कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया, तुम घर में ही रुकना, मैं अभी आई। लाली मार्केट के लिए निकल जाती है। 2 घंटे से ऊपर बीत जाते हैं मगर ललिता अब तक घर वापस नहीं लौटी। यह सोचकर राम सिंह को थोड़ी चिंता होने लगती है। पता नहीं कहाँ चली गई लाली, बोली थी अभी आ जाऊंगी, अब तो रात भी होने को है, खाना भी नहीं बना, पता नहीं कहाँ रह गई। पड़ोस में प्रमिला से पूछकर आता हूँ, शायद उसे कुछ मालूम हो। राम सिंह प्रमिला से पूछने चला जाता है। उसने प्रमिला से पूछा, लाली मार्केट गई थी शाम को, कहा था जल्दी आ जाएगी, अब तो शाम भी बीत गई है, रात होने को है और उसका कोई ठिकाना ही नहीं। क्या तुमने उसे देखा है? कहीं कोई बात तो नहीं हो गई? प्रमिला ने जवाब दिया, नहीं नहीं, आज तो मेरी और लाली की कोई मुलाकात ही नहीं हुई भाई साहब। मार्केट गई है शायद, बीच रास्ते में कोई मिल गया होगा, आ जाएगी, आप चिंता मत करो। वक्त बीते राम सिंह परेशान हो जाता है। उसे पिछली रात का किस्सा ध्यान में आता है। कहीं कल रात की तरह लाली कब्रिस्तान की वहां तो नहीं चली गई? अगर ऐसा कुछ मन में लग रहा है तो एक बार चलकर देखना चाहिए ना। मैं देखता हूँ चलकर। राम सिंह अपना स्वेटर पहनकर और गले में हनुमान बाबा का लॉकेट पहनकर ठंड में ठिठुरते हुए निकल पड़ता है। दूर से देखने पर कब्रिस्तान का गेट बंद दिखाई पड़ता है, पर जैसे ही वो गेट के नजदीक पहुंचा, गेट अपने आप खुल जाता है। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अंदर आगे बढ़ता है तो थोड़ी दूर पर उसे कई सारी कब्रों के आसपास सफेद राख बिखरी हुई नजर आती है। हनुमान बाबा, प्लीज संभाल लेना, यहाँ मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी दूर से किसी औरत की हंसी सुनाई पड़ती है। राम सिंह बिना यहाँ वहां देखे आगे बढ़ने लगता है। राम सिंह, राम सिंह। कोई औरत बार बार उसका नाम पुकारती है। तभी अचानक दूर को उसे एक औरत नजर आती है। अरे ये तो ललिता है। उसकी साड़ी भली भाली पहचानता हूं मैं, पक्का वही है। मगर ये इस तरह से और कब्र पर क्या कर रही है? राम सिंह का ध्यान उस औरत के खुले बालों पर और जिस तरह वो नीचे कब्र के पास बैठी थी उस पर जाता है। आसपास की सारी मिट्टी भी तहस हो चुकी होती है, मानो किसी ने कब्र खोद दी हो दोबारा से। राम सिंह का ध्यान जाता है कि जिस कब्र पर ललिता बैठी है वहां कल ही किसी की लाश दफन कर दी गई थी। ललिता समझकर राम सिंह उससे कहता है, अरे लाली, यहाँ क्या कर रही है? और ये क्या मजाक लगा रखा है? मुझे तो बोली थी मार्केट जाना है और अब बिना बताए खुद यहाँ आ गई। इतनी रात को परेशान कर दिया है लाली तुमने। लाली, अरे ओ लाली, यहाँ देख तो सही कम से कम। झट से औरत अपनी गर्दन उल्टी घुमाती है राम सिंह की तरफ। उसके मुंह से मांस लटक रहा होता है और दांतों में खून लगा होता है। बड़ी खूंखार आंखें,
नुकीले नाखून और उनसे चीरती हुई मुर्दे की लाश। यकीनन वो ललिता ही होती है। राम सिंह को चक्कर आने लगता है। बुखार के कारण उसके पसीने भी छूटने लगते हैं जब वो अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखता है। ललिता राम सिंह की तरफ गुस्से से देखती रहती है। देखो देखो, मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। भला हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम सिंह रुआसा सा होकर विनती करता है। क्या बिगाड़ा है ये मुझसे पूछते हो मूर्ख? देखो देखो, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है और तुम कौन हो, मगर मुझसे कुछ भी बन सके तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरी बीवी को छोड़ दो बस। राम सिंह दोबारा गुहार लगाता है। जानते हो मैं कौन हूँ? खौला, तपस्वी खौला हूँ मैं, जो पिछले 20 सालों से यहाँ इन मुर्दों के मांस पर जीती है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने नहीं, तुम्हारी इस सरपिरी बीवी ललिता ने। राम सिंह ने कहा, मगर मैं सच में नहीं जानता आखिर हमसे क्या गलती हुई है। उस रात तुम्हारी बीवी पापा का भभूत साथ ले आई थी और पर्स के बहाने उस भभूति को कब्र के आसपास फेर गई, जिसकी वजह से मेरी सारी शक्तियां कमजोर पड़ गईं। जब तुम लोगों की जिंदगी में हम दखल नहीं देते तो हमारी जिंदगी में दखल देने का अधिकार तुम लोगों को किसने दिया? खोला हूँ मैं। यहाँ इन लाशों के बीच मेरी दुनिया बसती है। तुम्हारी बीवी की हिम्मत कैसे हुई इसे छेड़ने की? अब मुझे इसका शरीर मिल चुका है, चाहे कुछ भी हो, मैं अब इसे नहीं छोड़ने वाली। खौला ललिता के सर को बालों से पकड़कर तेजी से घुमाती है। राम सिंह घबरा जाता है और ललिता की हुई हरकतों की माफी मांगने लगता है। वो दोबारा कोशिश करता है। देखो, तुम जो भी कहोगी हम करने को तैयार हैं। मेरी बीवी को छोड़ दो, उसे इस हाल में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। राम सिंह फूट फूट कर रोने लगता है और घोला से लाली की गलतियों की माफी मांगता है। घोला कब्र के बीच ललिता को तेजी से पटकती है और उसका शरीर छोड़ देती है। राम सिंह बेहोश ललिता को जगाने की कोशिश करता है। साथ ही फिर एक बार वो हाथ जोड़कर घोला से माफी मांगता है। घोला अचानक गायब हो जाती है। गेट तेजी से खुलता है और बंद हो जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में एक तरफ जहां इंसान बसते हैं, वहीं दूसरी तरफ आत्माओं का और उनकी कई शक्तियों का भी वास होता है। और जिन बातों का हमें अंदाजा या ज्ञान ना हो, उन्हें ना छेड़ने में ही समझदारी है। राम सिंह ने वक्त रहते घोला से माफी मांगकर समझदारी का काम किया और ललिता की जान बचा ली। मिलते हैं अगली कहानी पर, कुछ और किस्से, कुछ और बातों पर। मैं कनिका बंसल आपसे विदा लेना चाहूंगी, दोबारा मिलने के लिए एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।